विधानसभा चुनाव समेत देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको देंगे, हरियाणा चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर से बड़े संगठन ने बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील की है। दोस्तों बताएंगे चुनाव से 2 दिन पहले कौन से संगठन की ओर से ऐलान किया गया है। इसी के साथ में वरिष्ठ पत्रकार की ओर से भी इलेक्शन को लेकर अपना सर्वे दिया गया है। दोस्तों वहीं पर योगेंद्र यादव ने बताया है कि कैसे सुपड़ा साफ होने वाला है सत्ताधारी दल का। बताएंगे कितनी सीटें योगेंद्र यादव चुनाव से पहले बीजेपी को अपने अनुमान में दे रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक को लेकर फैलाया गया झूठ पकड़ा गया है। दोस्तों इसी के साथ में बिहार के अंदर प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। बताएंगे किस तरीके का नजारा देखने को मिला। दोस्तों क्या सही से पार्टी लॉन्च कर पाए हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आगे करने वाले प्रशांत किशोर हो गए हैं बुरी तरीके से फेल। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों विपक्षी पार्टियों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है बिहार के नए पार्टी बनने को लेकर, एक एक करके चलेंगे। सारी बड़ी अपडेट के सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा समेत पूरे देश भर के अंदर परिवर्तन होना निश्चित है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान बदलेगा हरियाणा जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी झूठों के सरदार है। साल 2014 में सत्ता में आने से पहले उन्होंने देशवासियों से कई झूठ बोले थे। 10 साल बीत जाने के बाद उनके शासन में केवल ये सारे के सारे झूठ जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन डबल इंजन की सरकार के बावजूद कुछ नहीं राज्य के अंदर कर पाए। नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री उन्होंने केवल इसलिए बनाया है ताकि लोग मनोहर लाल खट्टर के कुशासन को भूल जाए। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने चरखी दादरी में रैली को संबोधित करते हुए कई और बातें कही है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि 4-5 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे यहां तक कि बेहोश हो गए थे, उनको चक्कर आ गए थे और इसके बाद भी उनका लगातार चुनावी कार्यक्रम जारी है। हरियाणा के लगभग सारे चुनावी कैंपेन में शामिल हो रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के एक डेडिकेटेड नेता है जो इतनी उम्र होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस नेताओं के लिए एक तरीके की नजीर है जिनका पालन किया जाना चाहिए, जिनके रास्ते पर चलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत करना चाहते हैं पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तो अपनी राय जरूर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले बड़ा खेला कर दिया। हरियाणा विधानसभा के नीलोखेड़ी सीट जो एससी रिजर्व सीट है, यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे अमर सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। 2 दिन के बाद इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले हो रही इस तरीके की ज्वाइनिंग साफ संकेत देती है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर अब विपक्ष के लोगों में भी साफ संदेश है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, इसीलिए अचानक से पलटी मार रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रताप सिंह बाजवा ने उनको पार्टी में सदस्यता दिलवाई है, कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया है। चुनाव से पहले इस तरीके की ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूत करेगी। आपको बता दें कि नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करें तो पिछली बार यहां पर इंडिपेंडेंट तौर पर धर्मेंद्र पाल चुनाव जीते थे। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट देकर मैदान में उतारा है तो उनके जीतने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय के तौर पर धर्मपाल के द्वारा लिए गए वोट को अगर मिला दे तो अच्छा खासा 20,000 के आसपास का अंतर रहेगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच में। दोस्तों इसके बाद आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भी यहां पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया है तो यह सीट लगभग कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई है, ऐसा खुलकर बोल सकते हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ हरियाणा के हिसार विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की यह सीट भी बुरी तरीके से फंस गई है, या यूं कहिए कि या तो बीजेपी का कैंडिडेट यहां पर बुरी तरीके से चुनाव हारेगा या फिर केवल जमानत बचा पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा के हिसार विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सावित्री जिंदल मैदान में उतरी हुई है। नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के सांसद की मां चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर निर्दलीय मैदान में है। इससे पहले कई और समर्थन उनको मिला है और ऐसा माना जा रहा है कि नवीन जिंदल सांसद खुद अपनी मां को जिताने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जबकि भाजपा का कैंडिडेट कमल गुप्ता यहां पर चुनाव हारने की स्थिति में है। दोस्तों वर्तमान विधायक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त तरीके का रोष है और यहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को और ज्यादा बड़ी सफलता मिल सकती है क्योंकि मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, उनके सामने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कमल गुप्ता मैदान में उतरे हुए हैं जो वर्तमान विधायक भी हैं, और कांग्रेस पार्टी के खुद कैंडिडेट राम निवास जो पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। तो मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है कमल गुप्ता, राम निवास और सावित्री जिंदल के बीच में। दोस्तों ऐसे में एक और समाज ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े होने का फैसला लिया है। जाट सेवक संघ ने सावित्री जिंदल को अपना समर्थन देने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए विश्वास जताते हुए चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की बातें कही है। आपको बता दें कि जाट सेवक संघ के पदाधिकारी संदीप सावंत की ओर से बैंक कॉलोनी स्थित आधारशिला इंस्टीट्यूट में सावित्री जिंदल के कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट तौर पर सपोर्ट का ऐलान किया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि मुकाबला अब त्रिकोणीय हो चला है। भारतीय जनता पार्टी के वोट 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होंगे। कांग्रेस पार्टी का वोट एकजुट दिखाई दे रहा है और इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में है, तो पूरी तरीके से इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। दोस्तों 80% उनके जीतने के चांसेस है। साथ साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच में जुलाना से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने एक ऐसा दावा किया है दोस्तों, इसके बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि विनेश फोगाट ने बताया कि डिस्क्वालीफाइड होने के बाद उनको नरेंद्र मोदी का फोन आया था लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। दावा किया गया है कि नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए शर्तें रखी गई थी, यानी बताया गया होगा कि आप कैसे बात करेंगे, कौन से मुद्दे पर बात करेंगे और किस तरीके का रिस्पांस देंगे। हालांकि दोस्तों विनेश फोगाट ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन उठाने से ही मना कर दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करने से ही
इंकार कर दिया। कुल मिलाकर दोस्तों ये एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए क्लियर मैसेज है कि जो पहलवान लगातार आंदोलन करता रहा, न्याय की मांग करता रहा, एक भाजपा का नेता घर से बाहर निकलकर सपोर्ट करने नहीं आया और यहाँ तक कि उनके खिलाफ गलत गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया एक पहलवान के लिए जो कोई ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हरकतों के बाद जब नरेंद्र मोदी ने फोन किया तो फिर विनेश फोगाट ने फोन भी नहीं उठाया, तो एक तरीके से उन्होंने भी करारा जवाब दिया। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि निजी इंटरव्यू में उनके द्वारा दी गई इस जानकारी से आप भाजपा के लोगों को थोड़ा शर्म करना चाहिए कि पहलवानों को सताने के कारण पहलवान भाजपा से इतना नाराज है कि वो फोन तक उठाने को तैयार नहीं है। तो अपनी राय जुली कतागा साथ साथ दोस्तों जुलाना में विनेश फोगाट को जिताने की जिम्मेदारी खुद कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी ने ले रखा है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी बुधवार को हरियाणा के लोगों से 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील करने के लिए पहुंची। यहाँ पर उन्होंने कहा कि यह दुष्टों, न्याय और असत्य के खिलाफ लड़ाई है। प्रियंका गांधी ने हरियाणा के जुलाना में पार्टी के उम्मीदवार और ओलंपिक के पहलवान विनेश फोगाट के पक्ष में प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए रोजगार, अग्निवीर, सैन्य भर्ती योजना, साथ साथ किसानों के कल्याण सहित अन्य मुद्दों को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई जैसा मौका फिर से आ गया है। हरियाणा के लोगों को फिर से डटकर मुकाबला करना है। साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीतिकार साइकोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। दोस्तों 2 दिनों पहले उन्होंने बता दिया है कि उनका खुद का आकलन क्या बताता है हरियाणा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला यह कि बीजेपी के खिलाफ हवा चलेगी और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा। दूसरा यह कि हवा चुनावी आंधी की शक्ल लेगी और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत हासिल करेगा। तीसरा यह कि कांग्रेस के पक्ष में चुनावी आ जाए और भारतीय जनता पार्टी सहित बाकी दल इन्हीं गिनी सीटों पर सिमट जाए। योगेंद्र यादव का कहना है कि चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला सीधा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीते चुनावों के जैसे इस बार इनेलो, जजपा, बसपा, आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका रहेगी। ये सभी जानते हैं कि सीधी मुकाबले में कांग्रेस पार्टी को बढ़त है। यादव ने आगे कहा कि 3 संभावनाओं में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती दिखाई दे रही है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव उन चुनावों की श्रेणी में आता है जिसका फैसला चुनाव की घोषणा से पहले हो चुका है, यानी यहाँ पर राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। ये बात एकदम स्पष्ट है। योगेंद्र यादव जो बड़े साइकोलॉजिस्ट है दोस्तों, उन्होंने साफ शब्दों में ये बातें कह दी है। उनका कहना है कि किस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है और चुनाव प्रचार में रणनीति क्या अपनाई है। इससे सीटों की संख्या कुछ ऊपर नीचे जरूर हो सकती है, लेकिन इससे रिजल्ट पलटने वाला नहीं है। रिजल्ट तो जनता ने पहले ही तय कर रखा है, यानी जनता का मन बन चुका है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहने का। सीटों के अंदर 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिल रहा है। गुटबाजी को लेकर भी योगेंद्र यादव कहते हैं कि भाजपा ने अपनी कमजोरी दिखाते हुए टिकट बंटवारे में सख्ती से काम लिया, लेकिन उससे पार्टी में बिखराव बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी का टिकट बंटवारे में भी खूब खींचतान देखने को मिली, कांग्रेस में खूब गुटबाजी देखने को मिली, लेकिन जनता को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के बीच भाजपा के मैनिफेस्टो को लेकर कोई ज्यादा चर्चा नहीं चल रही है। आखिर में बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान या फिर 35-1 यानी जाट और गैर जाटक का जातीय समीकरण की चाल बची हुई है। इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, लेकिन इससे पूरे प्रदेश के फैसले में कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी किसी भी संभावना वाली स्थिति में कांग्रेस पार्टी की राज्य में सरकार बन रही है, ये बात स्पष्ट कर दी है योगेंद्र यादव ने। उन्होंने सारे लॉजिक बता दिए। साथ साथ दोस्तों आदेश रावल जो एक पत्रकार है, उन्होंने बताया 2 अक्टूबर तक की स्थिति यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 53 से 57 और भारतीय जनता पार्टी 23 से 27 सीटें जीतेगी। आदर्श को 10 ± 2 सीटें मिल सकती है, ये उनका आकलन है। आदेश रावल का जो पत्रकार भी है, इस तरीके के कई और आकलन सामने आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन बड़े साइकोलॉजिस्ट की ओर से जो बातें कही जा रही है काफी इंटरेस्टिंग है। साथ साथ जुलाना में प्रियंका गांधी और विनेश फोगाट एक साथ दिखाई दी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर की गई है दोस्तों। जुलाना में दोनों मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। साथ साथ मंगेश यादव फर्जी एनकाउंटर में डीके शाही, सुल्तानपुर एसपी समेत 5 लोगों पर वाद दर्ज हो गया है। समाजवादी पार्टी के समर्थक की ओर से यह जानकारी देते बताया गया है कि 11 अक्टूबर को थाने के रिपोर्ट के आधार पर इन सभी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मंगेश यादव का फर्जी एनकाउंटर करने वालों को जेल तक भेजने की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। समाजवादी पार्टी के समर्थकों की ओर से यह बड़ी जानकारी दी गई है दोस्तों। देखते हैं जब एफआईआर दर्ज होगी आप तक सारी बड़ी अपडेट पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ साथ हरियाणा में रतिया विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सुनीता दुग्गल को कांग्रेस का विरोध झेलना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मेन रोड से तो आए, लेकिन जब किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया तो उसके बाद गांव के कच्चे रोड से जैसे तैसे अपनी गाड़ी से बाहर की ओर निकलना पड़ा दोस्तों। हरियाणा के रतिया विधानसभा सीट को लेकर यह बड़ी अपडेट है, जहां पर सुनीता दुग्गल प्रचार करने के लिए पहुंची थी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद और वर्तमान में बीजेपी प्रत्याशी प्रचार करने के लिए पहुंची तो लोगों ने उनसे किसानों को लेकर सवाल पूछे, किसानों पर की गई टिप्पणी पर सवाल पूछे, तो इसका जवाब सुनीता दुग्गल के पास कोई नहीं था। तो इसके बाद उनको किसानों के विरोध से बचकर निकलने के लिए अलग रास्ता चुनना पड़ा। कुल मिलाकर दोस्तों किसानों ने हालांकि उनसे कई सवाल पूछ ही लिए। किसान नेताओं ने पूछा कि 13 फरवरी को बीजेपी की हरियाणा सरकार ने किसानों का जो दिल्ली जाने का रास्ता रोका वो गलत था या नहीं था। इस पर सुनीता दुग्गल कहती हैं कि हाँ गलत था। किसान नेता पूछते हैं कि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए नकली किसान है, क्या ये गलत है सही है। सुनीता दुग्गल बोलने लगी कि हाँ असली किसान है, मैं ये बात मानती हूँ। किसान नेता बोले कहा शुभकरण सिंह को गोली मारी, इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं। सुनीता दुग्गल बोली शुभकरण को गोली मारी गई, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। किसानों ने पूछा कि संसद में सांसद रहते हुए क्यों नहीं आप गई किसानों की बातें उठाने के लिए। दुग्गल ने जवाब देते हुए कहा कि कोरोना और आंदोलन था। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेत्री से जब सवाल किसानों ने पूछा
पूछा तो वो सारी बातें वो बोल रही है जो किसान सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद आप लोग जानते हैं कि भाजपा के नेता किस तरीके के बयानों का इस्तेमाल करते हैं। अभी इनको वोट चाहिए तो किसानों की सारी बातों में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि किसानों को अब सबक सिखाना पड़ेगा क्योंकि भाजपा के नेता फिर से अगर चुनाव जीत गए तो वापस वही बयान देने लगेंगे, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो लिखा बताएगा। इसके अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों प्रशांत किशोर ने बिहार के अंदर पार्टी बनाई है, इस पर अजीत अंजुम पत्रकार की ओर से लोगों से सवाल पूछा गया कि प्रशांत किशोर ने आज पार्टी बना ली है, आपको क्या लगता है उनकी पार्टी को अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेगी? इस पर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। 10 से कम सीटें मिलेगी कहने वाले 75% लोग हैं, 20 से कम सीटें मिलेगी कहने वाले लोगों की संख्या 4.3% के आसपास है और 30 सीटों से कम मिलेगा कहने वाले लोगों की संख्या 3.3% के आसपास है, जबकि 50 से ज्यादा सीटें मिलेगी कहने वाले लोगों की संख्या 16.9% के आसपास है। कुल मिलाकर दोस्तों 10 से कम सीटों पर निपट जाएंगे प्रशांत किशोर, ये लोगों का मानना है। आपको बता दें कि कई लोगों ने कहा कि आपको जीरो का भी एक ऑप्शन देना चाहिए क्योंकि नीलबट्टा सन्नाटा होने जा रहा है। प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है बिहार के अंदर, इन्होंने पार्टी बनाई है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाने के लिए। साथ साथ हरियाणा सरकार में भ्रष्टाचार की एक पूरी लिस्ट है। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक मैसेज भेजने का प्रयास कर रही है। हरियाणा के चुनाव को लेकर आज प्रचार का अंतिम दिन है, कल ब्रेक के बाद परसों वोट डाले जाएंगे। दोस्तों हरियाणा सरकार में भ्रष्टाचार की लिस्ट गिनवाते हुए कांग्रेस पार्टी ने बताया कि डाडम खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदला व घोटाला, अमृत योजना और सफाई घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीदी घोटाला, रोडवेज घोटाला, ये सारे घोटाले भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा के अंदर हुए हैं। साथ साथ पप्पू यादव ने भी प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि बड़े नेताओं के चेहरे के पीछे मैनेजमेंट करके अपने को 30 मार खा समझने वालों का हाल देखिए। यह बिहार है, यहाँ नेता जनता के बीच से निकलता है, किसी मैनेजमेंट से पैदा नहीं होता। प्रशांत किशोर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं मैनेजमेंट के थ्रू और हकीकत उनके सामने आ गई है। दोस्तों वो भीड़ भी नहीं जुटा पा रहे, जबकि बिहार में किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए भीड़ जुटाना कोई बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है, आसानी से भीड़ जुटाई जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद प्रशांत किशोर की सभा में भीड़ ही नहीं है, लोग रैली में आए ही नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रशांत किशोर केवल एक हवा बना रहे हैं जो वास्तव में कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है। केवल गोदी मीडिया के 2-4 चैनलों में और यूट्यूबर 2-4-5 है जिनके आसपास ये हवा चल रही है। बाकी जनता में दूर दूर तक लोगों को पता तक नहीं है कि प्रशांत किशोर है कौन और इनका एजेंडा क्या है, और लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बिहार में बनने जा रही है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के एमएलए महबूब अली को लेकर दावा किया गया था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जाने वाली है क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और समय आने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों राइट विंग यानी दक्षिण पंथी लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर जमकर इस वीडियो को शेयर किया गया, दावा किया गया कि उन्होंने ये बातें कही है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस ने यहाँ तक की एफआईआर तक दर्ज कर लिया, लेकिन बाद में जब वीडियो को लेकर सच्चाई सामने आई है दोस्तों तब लोगों का माथा ठनक गया है कि किस तरीके से एक बयान को गलत तरीके से काटपीट करके इंटरप्रेट किया गया है। आपको बता दें कि जो पूरा वीडियो है उसमें समाजवादी पार्टी के एमएलए महबूब अली कहते हैं कि हमारे पीडीए के लोग यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक चाहते हैं कि समाज के अंदर शांति रहे, अमन रहे, पीस रहे, भारत आगे बढ़े। सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। शांति से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता पीडीए के लिए यानी पिछड़ा, दलित, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। वहां आगे बोलते हैं कि कुछ दक्षिण पंथी संगठन के लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है और बार बार आपको ये बातें सुनाई जा रही है। महबूब अली और भी कहते हैं राइट विंग यानी दक्षिण पंथी संगठन के संदर्भ में कि अब ये लोग फिर से झोला लेकर आएंगे और कहेंगे कि आने वाले दिनों को लेकर आप लोग तैयार हो जाइए, आने वाले दिनों में मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ेगी जिससे वे लोग पावर में आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के एमएलए यहां तक कि आगे बोलते हुए कहते हैं कि मुगलों ने भारत पर कई सालों तक राज किया, 850 साल तक राज किया, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। सारे के सारे लोग अपने तरीके से रह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों समाजवादी पार्टी के एमएलए महबूब अली के इस बयान में आपको कहां कोई दिक्कत लगती है जो भारतीय जनता पार्टी और राइट विंग के लोग सोशल मीडिया पर क्लिप काटकर वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको बता दें कि एफआईआर तक दर्ज की गई है। देखते हैं बिजनौर पुलिस पूरे मामले पर एफआईआर वापस लेकर क्या ऐसे क्लिप काटने वाले, फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव समेत सभी लोगों को टैग करते हुए जानकारी मोहम्मद जुबैर की ओर से दी गई है। दोस्तों उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद बताया जा रहा है अगर आप भी मानते हैं कि खासकर मुस्लिम नेताओं के बयान पर इनकी निगाहें बनी रहती है और जब भी लगता है कि बयान को कटपीट करके अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो फिर ऐसा करने का प्रयास किया जाता है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुनाथ तंवर कश्यप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महिपाल ढांडा को समर्थन दे दिया है। साथ साथ दोस्तों देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने दरअसल देवेंद्र फडणवीस कोल्हापुर के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए कहते थे कि वोट जिहाद और लव जिहाद किया गया था और वोट जिहाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। इस पर कांग्रेस पार्टी नेता सचिन सावंत ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। सचिन सावंत ने आलोचना करते हुए कहा कि देश में संघ को फैलाने के लिए बीजेपी और संघ द्वारा संघ जिहाद प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। सचिन सावंत ने कहा कि देश में संघ को फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता के सवाल पर इस तरीके जवाब दिया जा रहा है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र राज्य के अंदर गाय को राजमाता का दर्जा दिया, तो इस पर उद्धव ठाकरे की ओर से निशाना साधा गया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक पूरा आर्टिकल लिखा गया है और कहा गया कि लोकसभा चुनाव में इनका बैल नहीं चला, तो अब ये राज्य के चुनाव में गाय का मामला बना रहे हैं, यानी गाय को लेकर राजनीति कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मंच पर गायों को लेकर आए हैं। बेशक वे कुछ भी कर ले, ये तय है कि राज्य की जनता इस सरकार को विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी पहले धकेल चुकी है और विधानसभा में भी ऐसा करेगी। साथ साथ कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गाय को राजमाता बनाने का फैसला गाय के नाम पर दंगे कराने की एक चाल हो सकता है। ऐसे शब्दों में उद्धव ठाकरे गुट ने राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की है। दैनिक सामना के जरिए ठाकरे गुट ने राज्य सरकार पर और जोरदार निशाना साधा है। साथ साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बड़े बदलाव की और आगे बढ़ रही है। इसके लिए संगठन के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। पार्टी के ऐसे पदाधिकारी जो अहम पदों पर बैठे हैं लेकिन संगठन की बैठकों और कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं, उनकी कुर्सी जाना तय है। उनके स्थान पर पार्टी के नए और कर्मठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इसे लेकर चर्चा करने की जानकारी मीडिया में दी है। साथ साथ दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट वाईएस शर्मिला लगातार लोगों के बीच में नजर आ रही हैं। उन्होंने 4200 के आसपास प्रोटेस्ट कर रहे कर्मचारियों का समर्थन किया है। विजय स्टील प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लगातार विरोध करते जा रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में जनसुराज पार्टी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज भारती आईएफएस रहे। मनोज आईआईटी कानपुर और दिल्ली से पास आउट है। प्रशांत किशोर ने अध्यक्ष बनाने के लिए 100 नामों की सूची मंगवाई थी। देखते हैं दोस्तों क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा। प्रशांत किशोर जो राजनीति कर रहे हैं, आइडियलिज्म की राजनीति कर रहे हैं दिल्ली में, उस राजनीति से आम आदमी पार्टी को जीत तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद से आम आदमी पार्टी से अब लोग काफी ज्यादा नाराज भी नजर आते हैं दोस्तों, क्योंकि जो वादा किया गया था वो डिलीवर नहीं किया गया और केवल बातें ज्यादा की गई थी। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर को लेकर लोग फूक फूक कर कदम उठाएंगे, और वैसे भी प्रशांत किशोर जिस तरीके से ये बताते नहीं है कि उनके पास पैसा कहां से आ रहा है पार्टी बनाने के लिए और पार्टियों के बड़े बड़े कार्यक्रम करने के लिए, तो लोगों के मन में ये शंका 100% घड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के इशारे पर पीडीए के वोट काटने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। क्या आपको लगता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बनवाला डब्बाली में हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद करेंगे प्रचार। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलाया गया है। संयुक्त रैली का आह्वान किया गया। इसमें आजाद समाज पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे और हनुमान बेनीवाल के आने के बाद एक मजबूती जननायक जनता पार्टी में देखने को मिल सकती है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर जिस तरीके से एड कैंपेन कर रही है, इसका दूर तक असर देखने को मिल रहा है। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी का लोकल मैनिफेस्टो लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार न्यूज़पेपर से लेकर मीडिया में ऐड करवा रही है। आप लोगों ने भी कई बार सोशल मीडिया पर एड्स देखे होंगे कांग्रेस पार्टी के। हरियाणा के ये सारे एड कैंपेन एकदम टारगेटेड ऑडियंस को करवाए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कैंपेन मैनेजमेंट अब काफी ज्यादा दुरुस्त हो चुका है और लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है, असर भी इसका देखने को मिल रहा है, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा। साथ साथ इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्स ने यह जानकारी दी है कि गुटेरेस पर प्रतिबंध किया जाता है। दरअसल दोस्तों इजराइल के ऊपर ईरान ने जो अटैक किया उससे इजराइल बुरी तरीके से बौखला गया है। इजराइल ने अब यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस को पर्सन नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया है, यानी अवंचित घोषित कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि उनका इजराइल में कोई स्वागत नहीं होगा। दरअसल दोस्तों इजराइल पहले तो फिलिस्तीन पर आंख बंद करके रॉकेट और मिसाइल से अटैक कर रहा था, उसके बाद जब पलटवार किया गया है ईरान के द्वारा तो बुरी तरीके से इजराइल के लोग बौखलाए हुए हैं। खासकर इजराइल के जो सत्ता में लोग हैं उनमें बौखलाहट देखने को मिल रही है। दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या ये जो महासचिव गुटेरेस को इन्होंने अवंचित घोषित किया है, नॉन वेलकम रहेगा, इजराइल में कोई स्वागत नहीं किया जाएगा, क्या ये बौखलाहट दिखाता है इजराइल का? लिखकर जरूर बताएगा। और वैसे भी ईरान इस बार पूरी तरीके से इजराइल को सबक सिखाने के लिए तैयार नजर आता है। साथ साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है दोस्तों। ठाणे शहर के समीप एक निजी विद्यालय में जो मिड डे मील खाना होता है, इसमें संदिग्ध रूप से खाने के बाद 45 के आसपास बच्चे बीमार पड़ गए हैं। पुलिस ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है, यानी बच्चों के खाने के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। साथ साथ दोस्तों झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूबे की राजनीति का पारा लगातार चढ़ा हुआ है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने जहां परिवर्तन यात्राओं के जरिए चुनावी तैयारियां जारी रखी हुई है, वहीं पर सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के सीट बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री पद तक आपस में कलेश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के एक बयान से राज्य में एक बार फिर से विपक्ष में आपस में फूट देखने को मिल रही है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 81 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। झारखंड की राजधानी रांची में 30 सितंबर को झारखंड कांग्रेस का जनसंवाद कार्यक्रम हुआ था। इस आयोजन में पार्टी के प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड चुनाव में तैयारियों को लेकर इस आयोजन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को 25 से 30 विधानसभा सीटों का लक्ष्य दिया हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी झारखंड में इस बार ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ माधवीपुरी भुज की एसबीआई का पूर्व चेयरमैन दिलीप कुमार खारा सेबी के प्रमुख बन सकते हैं, यह जानकारी मीडिया में दी जा रही है दोस्तों, यानी माधवीपुरी को हटाया जा सकता है। मोदी सरकार के सलाहकार का मानना है कि दिलीप कुमार खारा को सेबी का प्रमुख बनाने से अडानी को फायदा मिलेगा। यह
दावा किया जा रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आदेश रावल पत्रकार बोले, कहा बीजेपी के तमाम कोशिशों के बावजूद झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी और अपराध के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। आखिरी तक कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों पर डटी रही है और इसीलिए राज्य में कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावनाएं काफी ज्यादा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पल पल की अपडेट पहुंचती रहे। बहुत